नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा टॉक शो की सीरीज में हम आपको नोएडा शहर के ऐसे लोगों से जुड़ाते हैं जिन्होंने नोएडा शहर को उस दौर में देखा जब यह जंगल था। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं चौधरी भीम सिंह जी से। चौधरी भीम सिंह जी गौतम बुद्ध नगर जिले में उस समय राजनीति में सक्रिय थे जब गौतम बुद्ध नगर जिले का जन्म हुआ। और ये मूल रूप से कोंडली बदौली खादर का गांव पड़ता है, वहां के निवासी हैं, प्रधान रहे हैं लंबे समय तक। मैं आज भीम सिंह जी का अपने इस कार्यक्रम में समय देने पर स्वागत करता हूं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद। चौधरी साहब, ये बताइए कि नोएडा 1976 में बना था, और जब 1976 में जी। नोएडा बना था उस समय का जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि नोएडा जिस हाँ समय जी। बना था उस समय बुलंदशहर जिले का हिस्सा था, और 14 हम्म। नवंबर 1976 को यह गाजियाबाद जिला बना। आपका जो गांव गौतम बुद्ध नगर का जी। नोएडा का हिस्सा है, उस समय वो किस जिले में और जी, किस तहसील में आता था? हमारा था बुलंदशहर जिला था, तहसील सिकंदराबाद, ब्लॉक दनकौर था। जी और हम न नोएडा में थे न जब ग्रेटर नोएडा का जन्म हुआ था। जी। तो हम बिल्कुल देहात था, रास्ते नहीं थे कोई, वो बिल्कुल वो स्थिति खराब थी उस वक्त हमारे। जब नोएडा की स्थापना हुई उस वक्त 76 में पूरा एक तरह से बस एग्रीकल्चर में तो बहुत नंबर वन था हमारा दनकौर ब्लॉक। जी। पूरे उत्तर प्रदेश में दनकौर ब्लॉक में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता था। हम्म। तो वो लेकिन रास्ते नहीं थे और स्थिति बहुत खराब थी हमारे क्षेत्र की। जब हम्म। धनकौर ब्लॉक की, लगभग पूरे धनकौर ब्लॉक की, जिसमें धनकौर तक पूरा, यहाँ याकूबपुर से मंगरौली छपरौली से ही लगा के और याकूबपुर धनकौर तक पूरा का पूरा बीहड़ था, फ्लड एरिया था, बाढ़ आती थी, भयंकर बाढ़, कोई फसल नहीं होती थी। यहाँ तक कि ज्वार अचारक जो फसल है, ज्वार बाजरे वगैरह, ये भी मर जाते थे, इतनी बाढ़ आती थी। हम्म। तो बाढ़ के और दौरान का उसके कोई ऐसा बाद नजारा फिर, याद है? बाढ़ के दौरान का कोई ऐसा नजारा याद हो जब पूरे गांव की हालत ऐसी थी, गांव को शिफ्ट करना पड़ा हो, लोगों को कोई ऊंची जगह पे बैठना पड़ा हो? ये जो पुस्ता बना हुआ है आपके गांव के साथ में, ये पुस्ता कब बना था? हम्म, सन 80 में ये पुस्ता बना था। 79 में जो बड़ी बाढ़ आई थी, 80 बी की बाढ़ कहते हैं उसको। जी जी। तो उस वक्त जो बाढ़ आई थी तब बांध बना नहीं था। हाँ। तो जब बाढ़ आई तो गांव में चारों तरफ जो ऊंचा, हमारे गांव में बीच में ऊंचा था, जी। सबसे बीच में हमारा ही घर था, घेर था, घेर जिसमें पशु वसु रखते हैं। हाँ। तो चारों तरफ घर, बाढ़ में चारों तरफ घर गिर गए। हमारे गांव के साथ से बार बार गांव में भी पानी आ गया भीतर। हाँ तो जी। उस वक्त लोग जो अपने पशुओं को लेकर उधर सूरजपुर की तरफ चले जाते थे। सूरजपुर में ऊंचा था, भूड थी उधर, देवला की तिलपता की तरफ। हाँ। तो वहां चले जाते थे लोग। तो जब वो पूरे गांव में बाढ़ आ गई, पूरा चारों तरफ से कोंडली, झट्टा, गुलावली, याकूबपुर, मंगरौली, छपरौली, और हम्म। आगे को गढ़ी, मोमनाथल, आगे जगनपुर, मुर्शदपुर, इन सब गांव में बाढ़ आई भयंकर। तो रास्ते नहीं रहे, कोई आने जाने का रास्ता नहीं रहा, गांव एकदम टीले जैसे बन गए। तो हम्म। उस वक्त फिर एक सोसाइटी थी गाजियाबाद में, एक सोसाइटी थी जनशक्ति, जन सेवा समिति के नाम से। जी। उसने गांवों में हेलीकॉप्टर से लोगों के लिए खाना, माचिस, मोमबत्ती वगैरह हम्म। गांवों में डाली। ये पूरी जीवन की मेरी बड़ी जबरदस्त याददाश्त है 79 की। हम्म। मैं उस वक्त गांव में तो नहीं रहता था, लेकिन जब मैं बाढ़ आई तो मैं गांव में आ गया था उस वक्त। हाँ। मैंने 78 में वो कर ली थी MA इकोनॉमिक्स से। तो जी। फिर मैं उसके बाद एक साल गांव में रहा, 2 साल रहा 80 तक। हम्म। 80 के बाद फिर मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया। हम्म। तो वो भयंकर बाढ़ का मुझे नजारा याद है आज भी। अच्छा, उस समय पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति थी? मतलब स्कूल आसपास में कहीं थे या? पढ़ाई लिखाई हमारे गांव में प्राइवेट, ये सरकारी स्कूल था 5वीं तक का। हाँ जी। 5वीं के बाद जो 3 क्लास लेते थे वे हमारे गांव के बराबर में ही है, झट्टा गांव, हाँ जी। उसके थे जयपाल शर्मा मास्टर जी। अच्छा। वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन लोग कुछ सीख लें
इसलिए उन्होंने वहां 3 क्लास का, वो सरकारी स्कूल में एक कमरा लेकर तीनों क्लास के सारे 40-50 बच्चे हुआ करते थे उनकी क्लास में। हाँ हाँ। तो वो 1-1 रुपया फीस लेते थे और हम्म। वहां वो लोगों को पढ़ाया करते थे एक कमरे में तीनों क्लास को। जब 8वीं का हुए, किसी न, जैसे अब भी करते हैं, कई किसी स्कूल से जोड़ कर रखते थे वो बच्चों को, हाँ जी। करते हैं ना अब भी किसी स्कूल में एडमिशन दूसरी जी। दिखा जगह दिखाते हैं और पढ़ाते दूसरी जगह हैं। हाँ हाँ। तो वो कहीं, कभी तो वो किसी सदर सराय के स्कूल से जोड़ लेते थे, कभी वहां दादरी में किसी स्कूल से, साकीपुर में, कभी मोहचा के किसी स्कूल में, धनकौर ब्लॉक के किसी स्कूल में जोड़ हाँ। लेते थे, तो 8वीं के सर्टिफिकेट दिलवा देते थे। हम्म। जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते थे वे बाहर चले जाते थे पढ़ने के साधन उस गांव के बाद 8वीं करके जो मास्टर जी के पास, तो चले जाते थे दादरी में। अच्छा। दादरी में रोज आ जा नहीं सकते थे कि क्योंकि रास्ते नहीं थे, ना कोई साधन था। हम्म। 4-5 किलोमीटर पैदल चलो सूरजपुर, फिर रेहड़ा तांगा वो होता ना, हाँ जी। घोड़े का तांगा जो हो उससे जाते थे दादरी, बस बस कुछ नहीं हुआ करती थी। हम्म। तो दादरी में जाके वहीं कमरा लेते थे और वहीं क्लास में एडमिशन ले लेते, 9th क्लास में। 8वीं तो यहाँ से कर लेते थे, फिर वहीं पढ़ाई करते थे, ट्यूशन लगाते थे। जो हम्म। चल निकलता था वो पढ़ता था, बाकी 9वीं क्लास में कोई फेल हो गया, कोई 10वीं में फेल हो गया, सब वापस लौट आते थे। हम्म। जो थोड़ा रुचि रखता था पढ़ने में कि भाई मुझे तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो, इतनी हम्म। समझ दे होती थी जिसको, वो मेहनत करके रहते थे। फिर इंटर के बाद फिर यहाँ बीएससी का एक था मीर भोज डिग्री कॉलेज, वो बीएससी का था साइंस साइड का। बाकी फिर गाजियाबाद एमएच कॉलेज में या शंभू दयाल में या और एक दो कॉलेज थे गाजियाबाद में, फिर वहां जाते थे। रहना हम्म। वहीं पड़ता था, गांव से कोई नहीं। हमारे गांव से हम दो लड़के थे बस। एक हम्म। कोंडली से था, एक हम्म। गुलावली से था, और हम्म। ये हमारे एक एलसी शर्मा, ये भी दादरी चले गए थे, ये भी जो इंटर तक या बीए करी, मुझे नॉलेज नहीं है। तो हम हम्म। ये 6-7 लड़के पूरी इस बेल्ट के थे, दो आब के, हिंडन और यमुना के बीच के जितने याकूबपुर छपरौली से गांव वहां तक, चार हम्म। पांच लड़के ही थे, हम वही पढ़ते थे वहां पे। कोई जब भी वे भी कोई बीच में आ गए हम्म। छोड़ के। उसके बाद जब 76 से नोएडा का डेवलप हुआ तो फिर हम छोड़ के इधर ही आ गए, नोएडा में ही यहीं हम्म। शिफ्ट कर लिया। बच्चे हो गए, शादी होगी, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, कि यहाँ गांव में साधन था नहीं, हम्म। वही भी स्कूल थे। तो फिर हम्म। हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें लेके आ गए यहीं, हमने उसमें क्लास दिलवा दिया, उन्हें एडमिशन नर्सरी वगैरह में, फर्स्ट वगैरह में। हम्म। तो यहीं फिर हम शिफ्ट हो गए, यहीं पहले 22 सेक्टर में रहते थे। हम्म। उसके बाद हमने किराए पे 15 ले लिए, फिर 15 का घर हमने खरीद लिया, थोड़ा धीरे धीरे जी। काम करते रहे हम। हम्म। हाँ, ये रहा अपनी लाइफ का इधर जब तक का 80 तक का। तो 80 के आसपास आप, क्योंकि जब नया आ गए थे यहाँ नोएडा साइड में, उसके बाद तो आपने यहाँ देखा यहाँ किस जी। तरह का माहौल था, मतलब सड़कें कैसी थी, कहाँ क्या कुछ था, कुछ किस तरह की आपने देखा नजारा? हाँ हाँ, यहाँ डेवलप चल रहा था उस वक्त। तो हाँ यहाँ सेक्टर बन रहे थे उस वक्त 80 में, सारे इंडस्ट्री के सेक्टर बन रहे थे। हाँ। और 2-3 साल बाद सेक्टर 12-22 का डेवलपमेंट शुरू हुआ। हम्म। उस घटना की आपको भी याद होगी, संजय गांधी जी आए थे हाँ। चौड़ा रघुनाथपुर में। जी जी तो जी उस जी। वक्त उसका डेवलपमेंट चल रहा था, सड़कें जगह जगह रुकी पड़ी थी, जहाँ कहीं पुलिया की वजह से, कहीं किसानों के विवाद की वजह से, कहीं हम्म। फसल खड़ी थी उसकी वजह से, लेकिन डेवलपमेंट चल रहा था, हम्म। सड़कें बन रही थी। और रास्ते उस वक्त भी, जैसे दलूपरा से आपके गांव को आने के लिए कच्चा रास्ता था, रोड नहीं था उस वक्त पे भी। हम्म। तो तेजी से डेवलपमेंट चलता रहा, तो जो हम इंडस्ट्री के सेक्टर भी, वो मेरे ख्याल 85-86 तक जाकर पूरे हुए, उनमें भी जो सड़कें वगैरह जो बनी। उसके हम्म। बाद फिर अब ये डेवलपमेंट हुआ, सेक्टर 19 वगैरह ये भी बन गए थे 80-81 के आसपास ही। हम्म। 15 सेक्टर बन गया था, 14 सेक्टर बन गया था। तो धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड थी, लोग यहाँ बसने के लिए तैयार नहीं थे। और फैक्ट्री भी यहाँ इसलिए लिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो दिल्ली के साथ ही, तो लोगों ने सब्सिडी की वजह से यहाँ प्लॉट लिए, हम्म। और सब सब्सिडी लेके कम पैसे में प्लॉट लेके
कई लोग तो यहाँ से इंडस्ट्री को बीच में ही सब्सिडी का फायदा उठाकर छोड़ के भाग गए थे, उस वक्त ऐसी स्थिति थी। हम्म तो जब यहाँ से इंडस्ट्री को छोड़ कर चले गए तो फिर यहाँ सरकार ने बड़ी बड़ी कोई दो चार कंपनियां, बड़ी कंपनियों को यहाँ इन्वेस्ट करवाया। जब हम्म वो फैक्ट्री चली, यहाँ तेजी से डेवलप हुआ, तो वो जिनकी फैक्ट्री थी वो सब आए वापस। हम्म सब तो नहीं, लेकिन 60-70% लोग वापस आए। उन्होंने देखा जितना पैसा उन पर नोएडा का ड्यू था, उससे 4 गुने कीमत होगी उनकी फैक्ट्रियों की। फिर हम्म उन्होंने वो पैसे दे दे के सब अपने नाम पे दोबारा से अपने नाम पे करा वो फैक्ट्री। कुछ लोग बेच के चले गए, फिर कुछ लोगों ने अपना काम यहाँ शुरू किया। हम्म उसके बाद 90 तक यही स्थिति रही। 90 के बाद फिर जो विकास हुआ वो तेजी से विकास हुआ। हम्म। अच्छा, आप क्योंकि राजनीति में भी रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर जब जिला बन रहा था उस समय आप, जी। मायावती की सरकार थी, और मुझे याद आ रहा है कि 30 अप्रैल को मेरठ की रैली में हम्म। गौतम बुद्ध नगर जिले की घोषणा हुई थी, और 6 मई जी। को इसका गठन हुआ था। तो उस जी। दौरान में आपने, क्योंकि हम्म। आपसे डिस्कस किया होगा पार्टी ने, सरकार ने उस समय कि भाई इस क्षेत्र में नया जिला बना रहे हैं, तो क्या बातें हुई थी, क्या हम्म। चर्चा हुई थी? ये मैं इसके विषय में ये मैं बताना चाहूंगा शर्मा जी कि ऐसा था कि 92 से मैं डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर था। मैं नोएडा में रहता था, तो गाजियाबाद की कमेटी का, जिला कमेटी का मैं जिला सलाहकार था, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर। जी जी जी। तो जिला सलाहकार होने के नाते हमारी मीटिंग हुआ करती थी मेरठ में कमिश्नरी में। हाँ हाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग लिया करती थी। उस वक्त कोऑर्डिनेटर वगैरह कोई नहीं हुआ करते थे। हाँ हाँ मुख्यमंत्री ने पहले, जब जब तक सरकार नहीं बनी, जब मुलायम सिंह के साथ साझा सरकार थी, तो उस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश का काम बहन मायावती देखती थी, पूरे यूपी में संगठन का। हाँ। जितनी नॉलेज मायावती को उत्तर प्रदेश के एक एक विधानसभा की है, और मुझे लगता किसी नेता को इतनी नॉलेज नहीं है। अब तो बहुत सारे नेता हो गए, बहुत नॉलेज है। उस हम्म वक्त उन्होंने इतना दौरे किए थे, तो उनको बहुत नॉलेज थी इन इन हाँ। सारे इलाके की। हम्म। वो बुलंदशहर से बाई इलेक्शन भी लड़ी थी, चुनाव भी लड़ी थी पहले, 80 से पहले, हाँ आपको हाँ याद होगा। वो हाँ। कौन से तिवारी थे यहाँ, वो एसीओ भी रह के गए थे, छोटे से कद के थे वो तिवारी जी। वो जी जी। डीएम थे उस वक्त। हम्म। तो जब यहाँ एक मीटिंग हुई, तो फिर उन्होंने एक मीटिंग लखनऊ में बुलाई सारे जिला कमेटियों की। हाँ। तो उस वक्त जब 96 के आसपास की बात है, 96 के लास्ट की। जी तो उस वक्त वहां चर्चा चल रही थी, तो ये पीएल पूनिया इनके वो थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के। जी। तो तो वो मीटिंग में से पहले वहां चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में नए जिले बनाए जाएंगे। हम्म तो मेरे मन में तमन्ना जागी कि नया जिला बनाया जाएगा, तो मैं अपने लिए भी, हमारे जेवर दनकौर तहसील जो ये पूरी तरह से पिछड़ी हुई, वे ब्लॉक थे, सॉरी तहसील नहीं, हम्म ब्लॉक थे, पिछड़े हुए रास्ते नहीं थे इनमें कहीं गांवों से दूसरे गांव को, बल्कि ब्लॉक को भी रास्ता एक ही था, दनकौर से सिकंदराबाद, और कोई सड़क नहीं थी। हाँ। तो मेरे मन में आया, वो थोड़ी मोड़ी सड़कें बना रहे थे, वो यहाँ से धनकौर से एक झाझर के लिए बनी, झाझर से रबुपुरा के लिए सड़क बनी। तो हम्म लेकिन वो सड़कें ऐसी थी कि टूटी फूटी पड़ी रहती थी, कार उस पर चलती नहीं थी कार। हम्म वो एक का रेहड़ा तांगा ही चला करते थे उस पे। हम्म तो मेरे मन में आई कि मैं ये दोनों चीजें करके मैं मुख्यमंत्री को मैं एक बार ये बात कहूँ, वो मानेंगी, तो मैं सोचूंगा कि हमारे यहाँ भी ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। और हम्म। ये दो जिलों में से गाजियाबाद तहसील, तो ये तो डेवलप हो रहा था, इसमें तो कहीं कोई रास्ते इनकी प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ जी। गाजियाबाद के ये दादरी वाले इस तहसील में तो कोई दिक्कत थी नहीं शर्मा जी। हाँ जी। लेकिन ये दो ब्लॉक तो बिल्कुल देहात से भी, जैसे देहात है ना, बिल्कुल वही स्टाइल थी, कोई रास्ता नहीं, कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं, कोई साधन नहीं। हम्म तो मैंने मीटिंग के बाद, जब मैंने मुख्यमंत्री से कहा मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, उन्होंने बोले हम्म बताओ। तो उस वक्त हमें सदस्यता की वो लिए मीटिंग बुलाई कि भाई जी वहाँ में उत्तर प्रदेश में सदस्य बनाओ। हम्म तो मैंने उनको बोला कि मैं 2 मिनट मिलना चाहता हूँ। सदस्यता में मैं सबसे फर्स्ट रहता था पूरे जिले में सदस्य बनाने में।
हम्म। तेजी से मैं मेहनत करता था, ईमानदारी से मेहनत करता था जी। पार्टी के लिए। तो हम्म। मुझे पूरी तरह से मैं अनभिज्ञ नहीं था इस पूरे इलाके के लिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मैं कहा हाँ। बहन जी इस तरह से मैंने ये सुना है। उन्होंने बोला किससे सुना है? हम्म। मैंने कहा यहाँ प्रशासन में शासन के लोग ही कह रहे थे कि भाई हम्म। यहाँ नए जिले बनेंगे उत्तर प्रदेश में। अरे कौन कह रहा था भाई, क्यों कौन कह रहा था? तो मैंने कही हम्म। मैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट दरखास्त है वे सुन लो। तो वो हाँ। ऐसे क्या बात है बताइए। मैंने कही हमारा इलाके का है जो मैंने की दनकौर ब्लॉक और जेवर ब्लॉक है, इतने पिछड़े हैं बुलंदशहर जिले के बहन जी, कभी कोई तहसीलदार भी नहीं आता, डीएम तो बहुत दूर की बात है। हाँ। वो ब्लॉक वाले भी मक अपनी मन मर्जी करते हैं, वहीं कागजों में सब पैसा सारा खर्च कर लेते हैं, गांव में एक ईंट नहीं लगती, बहुत हालत खराब है। तो हम्म। उनका तुम उसको मिलो पूनिया को, हाँ। मुख्यमंत्री जी का पूनिया को मिलो और पूरी डिटेल इनको बताना क्या है। हम्म। हाँ। मैंने कहा ये ठीक है। हाँ। तो वो जब वो उन्होंने फिर वो पूनिया जी ने मुझसे पूछा बताओ क्या बात है। मैंने उनको कहा, उनका मुझे पूरा तरह आप लिख के दे दो, ये हम्म। दोनों तहसीलों को पूरा डिटेल लिख के दे दो, मोटा हम्म। मोटा लिख दो दोनों का, और दादरी का भी जो तुम्हारी दादरी तहसील है इसमें हम्म। कितने गांव में। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ फोन करके, मेरे एक परिचित थे तहसीलदार यहाँ दादरी के, तो हाँ। मैंने उनसे पूछा कितने गांव में, तो उनने भी ऐसे ही कर लगभग लगभग बताए ऐसे ही। तो हम्म। मैंने ऐसे ही उनको लिख कर दे दिया मोटा मोटी, इस तरह से ये ऐसे स्थिति है। उसके हम्म। बाद फिर वो नए जिला बनाने का 97 में वो 29 मई को वो हुआ, 6 को तीस। गठन हुआ, 1 जून को मुझे ही जिला अध्यक्ष बना दिया बहन जी ने यहाँ। हम्म। भाई नया जिला बना तो पता नहीं मैंने सिफारिश करी जन इसलिए, या हम्म। मेरी सिफारिश भी थी कि भाई भीम सिंह बहुत मेहनत हम्म। करता है वहाँ इसको बनाओ। हाँ। तो तब मैं इसमें बना, तो उसके बाद भी हम नोएडा में नहीं थे, जिला बनने के बाद भी हाँ। हम ग्रेटर नोएडा। लेकिन जब वो एक एक्सप्रेस वे मैंने आपको भी मैं लेके गया था, बदौली में कोई रास्ता नहीं था, हम यहाँ से डीएम साहब सिद्धू थे, ऐसे सिद्धू जो अब चुनाव आयोग में हैं वो जी जी। जूनियर। हाँ। तो मैं इनको लेकर गया था, तो मैं यहाँ से सारे पत्रकारों को भी लेके गया था बदौली में। याद है। तो मैंने बदौली में मैंने उनको बताया रास्ता, देखा डीएम साहब ने कहा भाई बहुत स्थिति खराब है यहाँ तो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अध्यक्ष जी आपके इस गांव के साथ से ऐसी सड़क बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, इस बात को आप अपने तक ही रखना, हम्म। ये उत्तर प्रदेश की टॉप की सबसे एक्सप्रेस पहली एक्सप्रेस वे बनेगी नोएडा से और ग्रेटर नोएडा के लिए। हम्म। 91 में बना था ना ग्रेटर नोएडा। हाँ। तो ग्रेटर नोएडा डेवलप करने के में ये इतने एक एक्सप्रेस वे बनेगी तुम्हारे यहाँ, और करोड़ों करोड़ों रुपया की गाड़ी आपके गांव के पास से दौड़ा करेंगी। हम्म। तो मैंने सोचा वैसे डीएम साहब सपने दिखा रहे हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद वास्तव में वो योगेंद्र नारायण जी ने उद्घाटन किया महामाया पुल पे, आपको याद होएगा इस हाँ। एक्सप्रेस हाईवे का। जी जी। तो वो फिर वो तब पास हो गया शासन से, तो ये रोड बनी। तो जब रोड बननी शुरू हुई, प्लानिंग आई और वो टेंडर हुए, हाँ। तो शर्मा जी में हमारा गांव ग्रेटर नोएडा में रेट था 100 रुपया का मीटर का अच्छा। जमीन का एक बार का, और नोएडा में रेट था 300 रुपये का। अच्छा। हम्म। तो इसमें हमारे गांव की भी जमीन जा रही थी, जट्टा की भी जमीन मेरे। हमने कहा हम दनकौर ब्लॉक के हैं, तो मैंने फिर कहा मैंने कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, मैं जिला अध्यक्ष हूं, तो मेरा इतना कम से कम इतना फर्ज तो बनता है कि मैं अपने गांव को नोएडा में शामिल कराऊं। तो हाँ। यहाँ सीओ थे माथुर जी। हाँ। तो मैं यहाँ से स्पेशल गया। मैंने सोचा मेरी 30 बीघा मेरी जमीन जा रही थी, और हम्म। 20 बीघा मेरे भाई, हमारे 70-80 बीघा का चक्का उसके उसमें से जा रही थी ये एक्सप्रेस हाईवे। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, 50-60 बीघे जमीन जाएगी, तो हम्म। करोड़ों रुपया कम मिलेगा उसके हिसाब से नोएडा के ग्रेटर के से।
जी। तो मैं गया, मैंने वहां फिर मैंने मिलने के लिए, एक दिन तो मुझे एक रात लग गई वहीं मिलने में, कल मिलेंगे कल मिलेंगे। मैंने जैसे पूनिया जी को मिला तो उन अगले दिन मुझे मिलवाए, तो मैंने उनसे कहा कि हम्म। बहन जी हमारा गांव इस तरह से दोआब में, जैसे दोआब में यमुना और हिंडन के बीच में नोएडा के जो गांव में, कितने गांव थे मेरी अब याद नहीं है, अब हम्म। तो टोटल 80 है। तो हमारे हाँ। 17 गांव, और मैं इनके ये 17 गांव है हमारे। तो हम्म। ये बिल्कुल नोएडा की उसमें ही बाउंड्री में ही आते हैं। हाँ। उसका बांध है जो, उस बांध में ही दो आबे में, तो हमको नोएडा में ही शामिल कर दिया जाए। मैंने ये नहीं बताई मुआवजे की बात कि हम मुआवजा हाँ। कम मिलेगा ज्यादा हाँ। मिलेगा। हाँ। हम्म। तो रवि माथुर जी से उन्होंने बात करी, उन्होंने फोन करके कहा रवि माथुर को, भाई देखो मैंने ऐसे सुना, तुम इसका पूरा एक सर्वे करो, क्या नोएडा में शामिल किया जा सकते हैं ये 17 गांव। हाँ। मैंने जैसे लिस्ट दी थी उनको। तो उन्होंने कहा कि कल करके मुझे बताओ। तो मैंने सोच में लालच में रुक गया मैं कि बताऊंगा। मैंने फिर माथुर साहब को फोन कर लिया। हाँ। उन्होंने कहा भाई कैसे जाएंगे आप? देख जी, मैंने कहा जी आप ऐसे जाओगे कि आप वो जो पुल है कालंदी कुंज वाला, वहां से बांध पे चढ़ो, हम्म। जो यमुना का बांध है। हाँ। उससे बांध को छोड़ो मत ना, आप इस बांध से आप चले जाओगे मोमना थल। हाँ। रास्ता बढ़िया है, नहीं जिप्सी विप्सी जीप वीप लेके जाना, कभी एम्बेसडर ले जाओ, नहीं रास्ते में खड़े रहोगे। हाँ। उनका ठीक है। तो मैंने कि मोमना थल से फिर ऐसे सपीपुर से ऐसे निकल के हिंडन के किनारे किनारे आप यहीं आ जाओगे, सौरखा के पास ही बांध पे। हाँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नोएडा के अंदर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो उन्होंने अगले दिन के बजाय उसी दिन ही वो सर्वे कर लिया, हाँ। और रात को फैक्स कर दिया उन्होंने विद नक्शा। अच्छा। तो सुबह को मैं फिर पूनिया साहब के पास गया। मैंने कि जी कैसे आज? मैंने कि उनसे बोल दिया, मैंने वैसे ही बूझने का पता तो थी मुझे, उन्होंने बताया मैं आज ही जा रहा हूँ। हम्म। तो मैंने कहा पूनिया साहब वो गए कि नहीं, सर्वे हुआ कुछ नहीं हुआ? न्यू को वो सब कागज उगज आ गए हैं, और वो सचिव को मैंने दे दिए हैं, वो कर रहे हैं उस पर काम चीज। मुख्यमंत्री जी कहेंगी तो ये सब जब तब होगा, हम्म। मुख्यमंत्री को जाएंगी, फाइल जाएगी बन के। इतनी हम्म। जल्दी से ये कुछ नहीं होएगा। मैंने कि मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले उस लिस्ट को मुझे ही मिले ये, हाँ। ताकि मैं अपनी कमेटी को, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, मैं उसमें अपना सिरे लूं, भाई मैंने देखो ये सब करवाए हैं। बिल्कुल जो उस बिल्कुल। इलाके के जो लोग जागरूक, तो मैंने की पार्टी को फायदा हम्म। होगा, लोग जुड़ेंगे कि भाई भाई हाँ। मायावती ने हमें बढ़िया कर दिया। हम्म। तो वो एक हफ्ते के बाद मैं गया, तो मुझे वो लिस्ट उन्होंने दी, मैं वो लिस्ट लेके आया जो हमारे गांव को। उनमें कहा कि 1976 की अधिसूचना के अंतर्गत ही, उसी में ही आगे उसको विस्तारित करते हुए ये इतने गांव और शामिल किए जाते हैं, ये उसमें वो बनाई गई प्रस्तावना। हम्म। तो उसके बाद फिर ये हमारे ये 17 गांव नोएडा में आ गए, तो हमें मुआवजा नोएडा के रेट से ही मिला। उसके बाद से हम 97, 92 था शायद, जब 92 या 3, हम्म। तब हम इसमें शामिल कर लिए। 91 था, सॉरी। अच्छा, गौतम बुद्ध का तो जिला फिर बनने से हम यहाँ पहले में नोएडा में शामिल हुए, हमारे 17 गांव जी। जिला बनने से पहले की बात है ना ये? गौतम बुद्ध का जिला बनने से पहले? नहीं, जिला बनने के बाद, जिला तो हाँ 97, उससे जिला तो पहले 97 था। में बना ना? हाँ हाँ जिला तो 97 में बना था ना? हाँ हाँ हाँ। तो 97 के बाद बढ़े होंगे ना ये तो। हम्म। अच्छा। एक बात और, दूसरी बात, ये जो मुआवजा समान हुआ, किसानों की लड़ाई नोएडा ग्रेटर हम्म। नोएडा, जो मुआवजा अचानक 300 से 800 रुपए किया गया, इसके पीछे की क्या कहानी थी? नोएडा में ही हुआ वो, तो नोएडा में हाँ। आंदोलन हुए। हाँ। हाँ, वही तो नोएडा की नोएडा में बात कर। आंदोलन हुआ है। हाँ हाँ, बताओ। तो नोएडा में आंदोलन हुआ, किसानों ने कहा भाई ये मुआवजा तो कम है, जब वहां भी 200 250 रुपए हो गया ग्रेटर नोएडा में भी। तो हाँ। बोला भाई हम तो दिल्ली के पास है, हमारी तो दिल्ली की जैसी वो है हाँ। लोकेशन, तो हम्म। हमारा मुआवजा बढ़ना चाहिए। हम्म। तो फिर ये यहाँ से हमने चिट्ठी विट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को। हाँ। तो फिर उन्होंने ही आदेश दिया, फिर हमारे सीओ साहब ने उस मुआवजे को बढ़ाया। हम्म। शासन से ही आदेश आया वैसे तो। हम्म। अब ये बताइए, हम्म। कितने दिन नोएडा को 50वां साल प्रवेश करने जा रहा है, 49 पूरे हो जाएंगे,
और आप शुरू से नोएडा को देख रहे हो, जो नोएडा हाँ के चार लोग हैं, जैसे किसान जिन्होंने जी जमीन दी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इंडस्ट्री बसाई, जी एक वो जी जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर क्लास है, जी। क्योंकि उनकी बहुत बड़ी हाँ भूमिका जिनने है। हाँ, जिन्होंने इस बिल्कुल शहर को। उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। हाँ। हम्म और हम्म। चौथे जो हैं वो हैं जो कर्मचारी प्राधिकरण में काम करते हैं, और व्यापारी लोग हैं, जी इस तरह के लोग हैं, ये सारे वर्ग हैं। आप जब, क्योंकि आप राजनीति में हाँ भी जी हाँ रहे जी। हैं बहुत लंबे समय तक, आपने देखा है क्या नोएडा हम्म शहर की अगर हम आकलन करें आज की स्थिति में, तो हम्म नोएडा, हम्म क्योंकि किसान संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे मुकदमे आज भी चल रहे हैं किसानों के, और श्रमिक वर्ग के लिए हम्म। आवास योजना बंद हो गई, उनके घर बनने बंद हो गए, आप लोगों ने शुरू करवाई थी उस समय। तो क्या समझते हैं इस समय जो हम्म। नोएडा का आकलन, नोएडा जो जिस राह पे चल रहा है, सही रहा है या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? देखो जी अभी तो नोएडा डेवलप हो गया, लेकिन नोएडा में जो नियोजन विभाग था हमारा, हाँ और जो हमारा भूलेख विभाग था, हाँ इन दोनों ने बारीकी से कोई आकलन नहीं किया। हाँ हमारे यहाँ जो जमीन एक्वायर करी गई, जो इमरजेंसी में इस इलाके में जो पहले 97 से पहले जो एक्वायर हुए थे गांव, हाँ जी। उनमें भी जबरदस्ती एक तरह से इमरजेंसी हुई। जो नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने चाहा वो सब एक बार कर लिए, और लोगों से इमरजेंसी में जबरदस्ती वो जमीन छीन लिए, चाहे वो उसमें बैठे भी थे, पशु बांध रखे थे, चाहे जैसे, बहुत उनके साथ नाइंसाफी हुई उस वक्त। हम्म। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा विस्तार हुआ नोएडा का, तो उसके बाद भी लोग जागरूक हुए। तो हाँ। जागरूक हुए तो लोग, जब धारा 4 6 हुआ करती थी, तो लोग आपत्ति मांगते थे धारा 5 में। हम्म। तो आपत्ति जब ये मांगते थे, तो ये आपत्ति लोग अपने आपत्ति देते थे, तो अपने यहीं बिगर किसी को बुलाए आपत्ति का निस्तारण कर देते थे। हम्म। जबकि नोएडा को वही जो भूलेख विभाग है, उसे मौके पर जाकर सर्वे करना चाहिए था, किन किन नंबरों में किसान अपना घेर बना के बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, उनके उपले पथरे हैं, उनके हम्म। पशु बंध रहे हैं, वो सब उन्हें सर्वे करना चाहिए था। और उस वक्त ही जो जो लोग वहां बैठे थे, 2011 का जैसे उन्होंने वो सैटेलाइट से वो करा था, उस तरह की एक सीमा करनी चाहिए थी, जैसे अब न्यू ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं ये। हम्म। तो उस वक्त ये सारी चीजें नहीं करी, और ऐसा ही कर लिए। और नियोजन विभाग ने जो नियोजन किया, रोड बनाए, किए, उन्होंने भी ये सब सर्वे नहीं कराए वहां मौके पे, कि ये इसमें कहीं किसानों की आबादी तो नहीं आती है, कहीं किसानों का कोई वो तो नहीं आता, तो इसलिए जग जगह कहीं मंदिर तो नहीं आते। कई बार तो देव स्थान ही एक बार करके भेज दिए, 3 3 बार प्रस्ताव शासन से वापस आए, लोगों ने ऐतराज उठाए जब। आज भी हम्म। सड़कें रुकी पड़ी हैं 10 जगह, इसी वजह से, कहीं देव स्थान की वजह से, कहीं किसान की आबादी है वो तोड़ दिए, वो हाई कोर्ट के स्टे लगे हैं उसकी वजह से। बहुत सारे तो बहुत मिस्टेक तो रही, हम्म। काफी मिस्टेक रही नोएडा कर्मचारियों की। लेकिन जो 97 के बाद, 91 2 के बाद जो उद्यमी रहे, उन्होंने खूब मेहनत करी है, खूब बढ़िया चला। बड़ी कंपनी आई, उन्होंने फेज 2 हम्म। में, फेज 3, तो फेज 2 के बाद है, फेज 2 में बढ़िया तरीके से उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास के लिए कार्य किया। बढ़िया टैक्स देने का, शासन को पैसे की आमदनी होने लगी नोएडा से। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी गलतियां शासन की तरफ से हुई। उस शासन ने उस पर कहीं गौर भी नहीं किया। लोगों ने बजाय इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बजाय सोसाइटियों को अलॉटमेंट पे ज्यादा दिया, पैसे कमाने को, दलाली करने को। हम्म। और जो जिला कमेटी वे शिकायत करते थे, उनकी बात भी नहीं सुनी कई बार, कि हम्म। भाई ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, यहाँ लूट मच रही है पैसे की, तो कभी उस पर गौर नहीं हुई। दूर में मेरे ख्याल से तो 7 से लेकर 17 तक, हाँ। 2007 से लेकर 17 तक नोएडा की तस्वीर खराब कर दी, जो आज भी दुखी कर रही है। ट्रैफिक जाम की, सड़कें रोड सब बिल्कुल ब्लॉक हो रहे हैं, रास्ते नहीं है, इतनी हम्म। गाड़ियां आ गई हैं, इतनी सोसाइटी के फ्लैट हो गए हैं। सेक्टर 50 75 76 77, और उधर जेपी का पूरा सोसाइटी है। इन अगर सब में अलॉटमेंट होगी, तो यहाँ सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल सकती। ये
जबरदस्त गलतियां हुई हैं सोसाइटी। इनको देखे, यहाँ इंडस्ट्री एरिया होता, उसके साथ जितनी इंडस्ट्री है उसमें संभावित कितने लोग आएंगे, श्रमिकों के लिए अलग उनको वो बनाने चाहिए थे फ्लैट उनके लिए। लेकिन इन्होंने सोसाइटी कल्चर लाकर पूरे देश के बिल्डर नोएडा में आगे खूब लूट मचाई। आज तक भी आपको पता, 8-9 हजार करोड़ रुपया नोएडा का ड्यू है उन पे, बिल्डरों पे, और वे वो पैसा लेके पब्लिक से दूसरी जगह उन लगा दिया। आज तक भी सब लोग बेचारे परेशान है, वे अपना किराए भी दे रहे हैं, किस्त भी दे रही है, और उन्हें घर भी नहीं मिले। तो हम्म ये बहुत सारी 10 वर्ष बहुत प्रॉब्लम रही, और अब भी उसी स्टाइल पे ही काम चल रहा है। भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की सरकार को ये तो मैं शुरुआत में तो भाजपा की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में गौर करी। इंडस्ट्री हमारे जितने फेस 4 जितनी साउथ नोएडा कहते हैं जिसको, ये हाँ एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ वाला इलाका, जी 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 जी। इस सब पे तो इस गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के सेक्टर डेवलप करे और अलॉटमेंट भी करी, इंडस्ट्री तेजी से बन भी रही है। हाँ अब थोड़े सा अब थोड़ा सा लोगों को ये हुआ कि हाँ चलो यहाँ फैक्ट्री एरिया आ रहे हैं तो कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, रास्ता मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमारा राशन भी बिकेगा, दूध भी बिकेगा, मार्केट भी चलेंगी, लोग जहाँ श्रमिक रहेंगे तो हम मकान बना देंगे, जो अपने मकान में किराए भी हमें आएंगे। तो अब तो कुछ उम्मीद जगी है, नहीं तो यहाँ हालत खराब होगी थी शर्मा जी एक बार तो। हम अच्छा, तो एक उसके चीज बाद चलते तो जब हमने चलते चलते, क्योंकि 3 मिनट हमारे पास है इस समय, बस एक सवाल पूछूंगा। जी, तीन जो मूलभूत सुविधाएं, एक तो शिक्षा, और एक स्वास्थ्य, और एक हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपके उन हम्म क्षेत्र के गांवों में इन तीनों पर कितना काम हुआ है? हम्म हमारे क्षेत्र में शिक्षा में इंस्टीट्यूशनल सेक्टर बनाया लेकिन डेवलप नहीं हुआ वो। हम्म। हाँ। इन और यहाँ सेक्टर 62 में ही है, एजुकेशन के हब तो खूब हैंगे लेकिन डेवलप नहीं हुए। ग्रेटर नोएडा में है, बहुत हम्म बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन में खूब काम हुआ है। और हम्म ट्रांसपोर्ट की बात है तो अभी ट्रांसपोर्ट मेट्रो बनी है, उसके अलावा और कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं, बाकी की कोई उधर कोई रोडवेज न कोई वो नहीं बनाया है, कोई जो बस स्टैंड वगैरह बनाते हैं वो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेट्रो वेट्रो का है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें अभी सवारियों आने का, गाड़ी का, कोई ट्रांसपोर्ट का बढ़िया इंतजाम नहीं है। लेकिन हम्म ग्रेटर नोएडा में बहुत बढ़िया कई नॉलेज पार्क हैं, ये वो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर उसमें डेवलप करके बहुत बढ़िया प्लानिंग से न चल रहा है। लेकिन नोएडा में बढ़िया प्लानिंग नहीं है एजुकेशन वाली। तो आपके यहाँ कोई सरकारी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज उधर क्षेत्र में खुला, उन सारे गांवों को मिला के अभी कोई? कोई नहीं खुला, कोई नहीं खुला है। यहाँ से लेके सेक्टर 94 से लेके ये 3 यूनिवर्सिटी हैं, बस यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हैं, 2-3 कॉलेज हैं, हाँ। प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी। और हम्म। ये इनकी जो यूनिवर्सिटी है जो चौहान साहब की, हाँ। और हेल्थ के मामले में? अमेठी। हाँ, और हेल्थ के अमेठी के मामले में? बाद हेल्थ की भी हालत खराब है। और जी। डेवलपमेंट इंडस्ट्री वो सारा सीवर लाइन का भी, पानी का भी, वहां पानी भी नहीं है अभी सेक्टर 150 से लेकर सेक्टर 94, फिर 95, 96 तक। अच्छा। हम्म जो पहले लाइन डाल दी मायावती के टाइम में, गांवों हम्म में खरंजे हुए कर दिए, आरसीसी कर दिए, लाइन डाल दिए, सीवर डाल दिए, वे ऐसे ही रुके पड़े हैं सब, कहीं किसी पे काम नहीं हो रहा, ना हम्म कोई चालू नहीं है एक भी सीवर, किसी गांव में भी पानी सप्लाई नहीं है। हम्म मंगरौली, छपरौली, सहदरा, हम्म याकूबपुर, 2 याकूबपुर है, मुइयापुर, गुलावली, जट्टा, हम्म बदौली, सफीपुर, कोंडली, जितने हम्म 17 गांव बाद में लिए गए तो उन गांवों में कहीं पानी की सप्लाई नहीं है नोएडा की, और सीवर लाइन किसी भी गांव में नहीं चल रही है। हम्म। तो इंडस्ट्री में जो अभी इंडस्ट्री आज हमने जी, नोएडा शहर के 50 वर्ष पूरे होने, 50वां वर्ष शुरू होने जा रहा है, इस मुद्दे पर भीम सिंह जी हम्म से बात की है। और उन्होंने पूरे नोएडा शहर का खाका खींचा, किस तरीके से ये जो पिछड़ा इलाका है, जो सेक्टर यमुना के किनारे और हिंडन के बीच का इलाका है, वहाँ आज भी क्या स्थिति है, उस सबका ब्यौरा दिया। और आज की इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चौधरी साहब का इस चर्चा के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विदा लेते हैं और अगले किसी कार्यक्रम किसी और के साथ जोड़ेंगे आप सबको।
धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार जी, थैंक यू।